8:40 हुआ। चाहते हैं आप प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और सनम एजाज के साथ। नाज़रीन, 10 बजे तक आप और हमारा साथ रहेगा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ खबरें होंगी, तज्जिया होगा, तबसरा होगा और ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और देश दुनिया जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से आपको 10 बजे तक लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है। आज डीजीपीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसकी सदारत करेंगे। अमित शाह जी डोवाल वो भी इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि शोपियां में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी है। और साथ ही साथ लद्दाख से भी बड़ी खबर है, जहां पे लद्दाख के जो इश्यूज है उसको लेकर लद्दाख के जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, केडी है, एपेक्स बॉडी है, वो उस हवाले से 7 तारीख को अपने जो इश्यूज है वो MHA के सामने पेश करेंगे। बताएंगे आपको पूरी तफसील आने वाले टाइम में 10 बजे तक आपको बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम की करेंगे बाज़ाब्ता शुरुआत। और सबसे पहले तारीख के पन्नों को पलटेंगे। तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ अहम है बताएंगे आपको मेरे साथी स्टूडियो में मौजूद सनम एजाज। बहुत शुक्रिया ज़हूर। और ज़हूर ने जिस तरह आपको बताया कि आज के फॉर्मेट में क्या कुछ रहेगा। गुड मॉर्निंग वैसे सब दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले नाजरीन को सुबह आपकी शानदार रहे, आज का दिन खूबसूरत रहे, ये दुआ मेरी कामना और प्रार्थना। और हम कोशिश करेंगे कि आपको दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी खबरों से बाखबर रखेंगे। और जिस तरह ज़हूर ने बता दिया कि आज का दिन, तो आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी मैं तफसील बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहूँगा। आज का दिन, और आज के दिन में हिंदुस्तान में मुग़लों की एक तारीख़ है, और मुग़लों में बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक की तारीख़ में आर्किटेक्चर का एक ज़माना, आर्किटेक्चर का एक दौर। और उस दौर में अगर सबसे मुख्य नाम, प्रमुख नाम जिसे कहा जाता है, वो शाहजहां का था। और शाहजहां का जन्मदिन आज ही के दिन 1592 में लाहौर में हुआ था। पाकिस्तान का शहर लाहौर, वहाँ पे शाहजहां का जन्म हुआ था। अकबर बादशाह की जो सल्तनत थी, दीन इलाही के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए आज का दिन बड़ा ही अहम दिन था। और अगर आज के दिन की बात करें तो हिंदुस्तान की तारीख में सियासत में ख़वातीन का भी एक अहम रोल रहा है, चाहे लक्ष्मीबाई हो या उसके साथ साथ इंदिरा गांधी। और फिर सियासत में आज की तारीख में बड़ा नाम ममता बनर्जी का है। तो आज का दिन ममता बनर्जी के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का आज का दिन, उनका जन्मदिन है। 1955 में आज ही के दिन उनकी पैदाइश हुई है। और फिर जब 1955 के आसपास की बात हो ही जाती है तो साल 1957, GST वगैरह आज सब लोग जानते हैं, उस पर पिछले कई सालों में सियासत भी देखने को मिली। लेकिन सेंट्रल सेल्स टैक्स 1957 में आज ही के दिन हिंदुस्तान में नाफ्ज किया गया था। और फिर अगर आज के दिन देखा जाए तो कश्मीर में ठंड है, दुनिया में आज ठंड का मौसम चला है। लेकिन 1709 साल का वो दुनिया का वो साल था जब सर्दी की एक कहर, यूँ कहते हैं क़यामत सुग़रा जिसे कहा जाता है सर्दी की, और उस सर्दी का हाल ये था कि सूडान में आज ही के दिन 1709 में 1000 से ज़ायद लोग 12 घंटे में सर्दी में मारे गए थे। वो सर्दी ठिठुरती सर्दी क्या होगी उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। और अगर हम आज के इस सदी की तारीख में देखें तो नाज़ीज़ बड़ा नाम, नाज़ी दुनिया में नाम जाने पहचाने जाते हैं। और नाज़ीज़ के हवाले से तारीख के अवराक कुछ सयाह तारीख भी दर्ज है। लेकिन 1919 में आज ही के दिन नाजी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था। जब नाजी का नाम आता है तो हिटलर का नाम सबको याद आ जाता है। और आज की तारीख में हिटलर दुनिया में बहुत से बने हुए हैं। फिलहाल आपको याद होगा इसराइल से भी एक हिटलर है, और उसी हिटलर, साबका हिटलर जैसी जो कहानी है वो दोहराई जा रही है। तो ये तारीख के कुछ अवराक थे जिन पे हमने नज़र डाली, और तारीख हम याद रखें, ये ज़रूरी है। लेकिन ज़रूर जिस तरह ज़हूर ने बताया आपको कि इनकाउंटर चल रहा है कश्मीर में, और जनूबी कश्मीर के छोटे गांव शोपियां में इनकाउंटर चल रहा है। कल कुलगाम में सुबह रात भर इनकाउंटर की खबरें आई, गोलियां कुछ चली थी, उसके बाद वो खामोशी छाई और कल शाम को पता चला कि इनकाउंटर नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज रात करीबन 4 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बयान, एक ट्वीट आता है, और उसमें बताया गया कि जनूबी कश्मीर के शोपियां में छोटी गांव में इनकाउंटर चल रहा है। और इस एनकाउंटर में
अब तक की क्या सूरत हाल है। हमारे साथी शाह इरशाद जो है वो सुबह से इस मौके वहां पे है। सुबह जैसे उन्हें खबर मिली कि इलाके में इनकाउंटर है और ये मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला जो फोर्सेस को मिली, उसके बाद फोर्स ने इलाके को घेरे में लिया, तो फिर ये इनकाउंटर जो है दो तरफा गोलीबारी चली है। तो क्या कुछ सिचुएशन है वहां पे, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम सीधा शोपियां ही चलेंगे। शोटीपोरा के नाके पे जो बाहर नाका लगा है, जहां से नो एंट्री जोन करार दिया जा चुका है, वहां पे शाह इरशाद मौजूद है। तो शाह इरशाद के पास सीधा चलेंगे, समझेंगे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह सुबह इस कड़ाके की ठंड में ताज़ा तरीन अपडेट बताइएगा, क्या दो तरफा गोलियां चल रही हैं? क्योंकि कभी कुछ देर पहले कुछ जराए से मालूम हुआ था कि एक तरफा गोलियां अब रुक गई हैं, दो तरफा गोलियां रुक गई। तो क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन है और किस तरह से इनकाउंटर की शुरुआत हुई, ये हमारे नाज़रीन तक बता दीजिएगा। सनम, अगर हम बात करें इस इनकाउंटर के हवाले से, आज रात 12 बजे फौज और पुलिस को ये इतला मिलती है कि छोटी गांव एरिया में कुछ मिलिटेंट की आवाज़ जारी है। उसके फौरन बाद ही जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और रात के 4 बजे जो ही फोर्स उस सस्पेक्ट जगह पे गए जहाँ पे मिलिटेंट बैठे थे और अचानक वहां से फायरिंग स्टार्ट हुई और ये सारा जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद स्पॉट पे ही मौजूद है और इस वक्त भी जो है लगातार जो है दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल यहाँ पे जो है डीआईजी साउथ कश्मीर खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और वो अभी अभी स्पॉट पे पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं, कुल मिला के ये बात है कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल गोलियों का सिलसिला वो वक्फे से जारी है और इस किसी की जो है मारे की जाने की खबर वो सामने नहीं आ रही। बता दो, जो एरिया है शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है और यही एरिया है वो जहां पे 2020 में एक लोकल पंडित की किलिंग इस इलाके में हुई। आज इसी एरिया में जो इनकाउंटर सुबह से ही जो शुरू होगा था। सनम, इरशाद, ये भी इलाके के हवाले से बताइएगा कि क्या ये रिहायशी इलाका है, जंगली इलाका है और इस वक्त की ताजा सूरत हाल क्या है? क्या दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी है? ज़हूर, ये बिल्कुल रिहायशी एरिया, मैंने पहले ही बता दिया कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है रिहायशी एरिया। जो मिलिटेंट इस वक्त लगातार गोलियां बरसा रहे एक मकान में है और लगातार फौज भी यहाँ से जो है गोलियां बरसा रही है और दोनों तरफ से इस वक्त जो है गोलीबारी का सिलसिला जारी है और किसी की मिलिटेंट के मारे जाने की वो खबर सामने नहीं आ रही। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है ये 2 या 3 हो सकते हैं, एक मकान में है और रिहायशी एरिया है और इसी रिहायशी एरिया में जो आज सुबह से ही इनकाउंटर लगातार जारी है। जी ज़हूर। इरशाद, एक सवाल जो है, चूंकि आपने बताया कि घर में हैं, तो वहाँ पे जो घर वाले हैं या लोकल लोग जो हैं, वहाँ मोहल्ले वाले हैं, क्या उन्हें रेस्क्यू सेफ जगहों पे पहुँचाया गया है? उसके लिए किस तरह के इकदाम उठाए? कुछ जानकारी है आपके पास? कुछ बताया किसी इंतजामिया अहदेदार ने आपको, या अभी तक उस हवाले से कोई खबर नहीं है? सर, हम देखिए, जिस तरह से फौज को ये इतला मिली है कि इस गांव में मिलिटेंट है, मतलब मैं आपको बता दूं कि पूरा इंफॉर्मेशन थी कि इस गांव में मिलिटेंट, जिस घर में मिलिटेंट बैठे थे, अचानक वहां से जो है फायर शुरू हुआ था। उसके बाद जो है एसएसपी शोपियान यहाँ पे खुद आ चुकी है और उन्होंने जितने भी आसपास के घर उनको पहले खाली करवा दिया गया। उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को 2 घंटे के लिए हाल्ट पे रखा गया था ताकि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। उसके बाद 4 बजे जो है ये इस ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम कर दिया गया है और अभी तक जो है ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है। किसी की मारे जाने की खबर नहीं जो सामने आ रही। मैं को बता दूं, जो सिविलियन पहले इस आसपास के घर में रहते उनको पहले सेफ जगह पे रखा गया, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया गया। चलिए, लास्ट पे हमें बता दिए, पिछले कितना टाइम हुआ आप वहां पे हैं और इस दौरान गोलियां चलने की आपने आवाजें सुनी हैं या कुछ गोलियां रुकी हैं? क्योंकि और सिर्फ गोलियां चल रही हैं या बड़े गोले भी चल रहे हैं, ये जरा बता दीजिएगा। देखिए, इनिशियल में जब यहाँ हम पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं 6 बजे से ही लगातार गोलियों का सिलसिला जारी है। बीच बीच में कुछ धमाके भी यहाँ पे हुए हैं और इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त लगातार जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लगातार गोलियां चल रही है। और बता दूं, ये जब डीआईजी साहब यहाँ पे पहुंचे और जरा से ये पता चलता है 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट हो सकते हैं। मिलकर मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है दोनों तरफ से गोलियों का सिलसिला वो जारी है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, आप अपना ख्याल रखिएगा और हम दुआ करते हैं कि आप सही सलामत रहें।
हमारे साथी इरशाद अहमद शोपियान के छोटीपुरा का इलाका शोपियान बाजार से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। और इरशाद बता रहे थे कि 2020 में यहाँ एक वाक़ा हुआ था जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक आदमी को यहाँ पे निशाना बनाया गया था। तो उसी इलाके में यहाँ पे गोलियां चल रही हैं, इनकाउंटर हुआ है। ये रात को करीबन 3 बजे हमने ट्वीट देखा, उस ट्वीट के दौरान मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने रात देर गई ट्वीट जारी किया था, उसमें बताया था कि इनकाउंटर छोटीपुरा में शुरू हो चुका है। इरशाद हमें बता रहे थे कि 2 से 3 मिलिटेंटों के वहां पे होने की खबर है और उस बीच में गोले भी चले हैं, गोलियां भी चल रही हैं। और सुबह 6 बजे से इरशाद अहमद स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं और इरशाद अहमद ही हमें बता रहे कि इस वक्त जो है इलाके में ये सिचुएशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि जिस घर में वहां पे बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, क्या उनको निकाला जा चुका है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है इन हालात में। और उसके साथ साथ जो आसपास के घर हैं 2, 3, 4, 5, क्योंकि गाँव देहात में लोग एक दूसरे के घरों के साथ घर बनाते हैं, तो उस सारे के बीच में क्या आसपास की फैमिली जो है वो महफूज जगहों तक पहुंचाई जा चुकी हैं या नहीं। तो ये जो मामला है ये जनूबी कश्मीर के शोपियां का। इरशाद ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया इरशाद। लेकिन अब जरा हम दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं और दूसरी तस्वीर जयपुर से आ रही है। जयपुर में आज जो डीजीपीज़ कॉन्फ्रेंस है वो कल से शुरू होने जा रही है और इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हालिया दिनों में नाफिज किया गया जो फौजदारी कवानीन हैं और फिर खालिस्तान की सरगर्मियाँ, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और मिलिटेंट हमले, और ये जयपुर में आज की तारीख 5 है, 5 जनवरी से शुरू होने जा रही है। और इसमें डीजीपीज़, आईजीपीज़ सभी आ रहे हैं। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें अहम मसाइल जो हैं उन पर बहस की जा सकती है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म खुद इस पर ख़ताब भी करेंगे और मुल्क के जो आला पुलिस अफसरान हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म बातचीत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और फिर ये जो कई सेशनों पर जो कॉन्फ्रेंस है ये उस पे रहेगी। और माना यही जा रहा है कि इंतखाबात जो मुल्क में आ रहे हैं, मसाइल जो हैं, साइबर क्राइम जो है और इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम मौज़ूआत रहेंगे और उन पर बातचीत भी होगी। डीजीपीज़ में, आईजीपीज़ में के साथ साथ अगर देखा जाए तो करीबन 250 के करीब आला अफसरान रहेंगे और ये राजस्थान के जयपुर में ये कॉन्फ्रेंस होने शुरू जा रही है। और जहां 250 के करीब अफसरान मौजूद इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, वहीं करीबन 200 से ज़ायद अफसरान जो हैं वो वर्चुअल मोड पे इसमें शिरकत भी करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेररिज्म जो है, ऑनलाइन फ्रॉड जो है, खालिस्तान ग्रुपों की जो सरगर्मियां अब एक बार फिर शुरू हुई है और फिर लेफ्टिस्ट वगैरह जो है उस पर पुलिस वाले अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने तजुर्बात शेयर करेंगे और कहीं न कहीं इंटर स्टेट जो रिलेशंस होती है, पुलिस कोऑर्डिनेशन होती है, उस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में हम इस पर ज़्यादा मीर हिलाल हांजूरी के पास ही आपको लिए चलेंगे। हाँ, हम जानेंगे मीर हिलाल हांजूरी क्योंकि इस खबर पे नज़र रखे हुए थे और ये जो फौजदारी कवानीन है इस पे जो निफाज जो है उसका निफाज है, उसका जो रोड मैप है उसको किस तरह से अमलाना है उस पर गौर किया जाएगा। और मुख्तलिफ मौज़ूआत, चूँकि पुलिसिंग सिर्फ यही नहीं है कि वो मिलिटेंसी, बाकी चीज़ें, टेररिज्म या जो है, उसके साथ साथ आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बड़ा नई टेक्नोलॉजी है, नए ज़माने का नई साइंस है। तो उस दौरान किस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ जो हैं, अगर वो कश्मीरी में कहावत है कि गाडो है हंजो है इंजाल गाडो हिच वट, तो ये कश्मीरी की कहावत है और इसी कहावत में दोनों तरफ की इंटेलिजेंस यानी मुजरिम के पास भी वो भी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हैं। मीर हिलाल हांजूरी जो है हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हिलाल, सुबह बखैर आपको, गुड मॉर्निंग आपको भी और गुड मॉर्निंग के साथ साथ जयपुर में डीजीपीज़ कॉन्फ्रेंस और इसमें बहुत शुक्रिया। आपकी तस्वीर, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और सुबह सुबह ये जो मौसम का मिजाज आपके चेहरे से नजर आ रहा है, लग रहा है कि वाकई में सुबह सुबह आज कुछ मौसम का मिजाज बेहतर हुआ है, अदरवाइज यूजुअली आप बड़ा कुछ पहन के होते थे। तो जरा डीजीपी कॉन्फ्रेंस का बता दीजिएगा, क्या जयपुर की इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, आज हालांकि ये हर साल ये ऑल डीजीपीज मीटिंग जो नेशनली होती है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म खुद मौजूद रहते हैं और ख़ासतौर पर ये दाखिला वजारत का एक बड़ा प्रोग्राम रहता है पूरे साल के अंदर और इस हवाले से पूरे मुल्क का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है ये सबसे प्रायोरिटी रहती है। और इस मुल्क की सिक्योरिटी में न सिर्फ मिलिटेंसी, न सिर्फ खालिस्तान, बल्कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर
जो इलाहिदगी पसंदी है उसको कैसे टैकल किया जाए, ये आज इस मीटिंग के अंदर एक अहम एजेंडा है। और 3 नए क्रिमिनल लॉज जो लाए गए हैं उस पर भी आज यहां पर डिलिब्रेशन होगी। और साथ ही साथ 3 रोजा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां 2 दिन लगभग वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अपना वक्त देंगे और जो पुलिस के डीजीपीज हैं और आईजीपीज, क्योंकि बड़े टॉप ऑफिसर्स पुलिस के इसमें रहेंगे, उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उनसे भी मुल्क की कुलहुम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उस पर अपना उनका जो नुक्ता नजर है वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो साइबर एक बड़ा थ्रेट आज के डेट के अंदर है, क्योंकि आप सिर्फ जमीनी जंग नहीं है बल्कि आज टेक्नोलॉजी का भी जंग है, और इसको एक अहम थ्रेट तस्वुर करते हुए, इसके चैलेंजेस को समझते हुए इसका कैसे मुकाबला किया जाएगा, किन फ्रंट्स पर सरकार की सहायता जरूरत है, कहां कहां पर सरकार का ताउन जरूरत है, कैसे पुलिस इसको डिरेल कर सकता है, कैसे पुलिस इसको टैकल कर सकता है, ये भी यानी साइबर फ्रॉड्स भी आज की इस मीटिंग के अंदर अहम एजेंडा होने वाले हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ स्कैम्स जो ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं जो कि साइबर के साथ आते हैं, तो उस मर में भी आज जो है डिलिब्रेशन शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ डीजीपीज जो साइबर के अंदर या एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज के अंदर एंटी जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल, उसका तोड़ करने के लिए जिन डीजीपीज के पास इसकी महारत है या जो एक्सपर्ट्स मुल्क के अंदर है, वो भी अपनी अपनी राय जो है यहाँ पर रखेंगे। लगभग 250 के करीब फिजिकल पार्टिसिपेशन इसकी रहेगी और लगभग 200 के करीब जो टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री है पुलिस के अंदर, वो वर्चुअली भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर साल 2014 के बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ये हर साल ये डीजीपीज मीटिंग जो है कंडक्ट की जाती है, और मुद्दा व मकसद ये है कि कैसे बेहतर पुलिसिंग हो, कैसे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मुमकिन बन जाए, और साथ ही साथ कैसे जो एक्सट्रीमिज्म है या उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि अलगाववाद है, उसको कैसे टैकल किया जाए मुल्क के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो भी अहम इस मीटिंग के अंदर जो है मौजू बहस रहता है। बहुत शुक्रिया मीर इलाज जंजूरी, पूरी तफसील से आपने बता दिया। पुलिसिंग अपनी जगह पे, उसके साथ साथ और भी मसाइल हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो है वो पुलिसिंग का है। हमारी पुलिस जो है वो वाकई ग्राउंड लेवल पे जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो कर पाती है या नहीं, ये इस कॉन्फ्रेंस में भी रहेगा, मुद्दा रहेगा। और कम्युनिटी पुलिसिंग अगर सही तौर पे होती है, जिस तरह से बताया जाता है, जो जिम्मेदारी होती है, तो जराइम का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन ज़रूरत है पुलिस को, जहाँ बहुत से मामला हैं वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग भी उनको सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगली खबर हम दिल्ली की ही करेंगे, और ये चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के बाद अब जरा बात लद्दाख की करते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के हवाले से भी अहम खबर है, और जिस तरह से लद्दाख की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, केडीए हैं या ले एपेक्स बॉडी है, उनके कई मुतालबात है लद्दाख को लेकर कि यहाँ पे जो है लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए, और साथ ही साथ वो लगातार 6th शेड्यूल का मुतालबा भी कर रहे हैं। और इस हवाले से हमने देखा कि जो साल 2023 के आखिरी महीने में यानी दिसंबर की 4 तारीख को इस हवाले से लद्दाख की जो मुख्तलिफ तंजीमों के जो सरबरान हैं उनके दरमियान दिल्ली में वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग भी हुई थी और कई मामलों पर तबादला ख्याल भी हुआ था। ताहम अब खबर ये है कि आने वाले दिन यानी कल 7 जनवरी को इस हवाले से जो लद्दाख के मुख्तलिफ मसाइल है, इस हवाले से ये जो इशूज़ है इनको लेकर एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा वज़रात दाखिला को। और इस हवाले से जो केडीए और एपेक्स बॉडी के मेम्बरान हैं या सरबरान हैं, कई लीडरान होंगे जो नई दिल्ली में एमएचए को ये इशूज़ के जो मेमोरेंडम है वो सौंपेंगे। और उसके बाद इम्कान ये भी है कि और एक मीटिंग भी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में लद्दाख को लेकर होगी। और आपको बता दें कि लद्दाख के हवाले से जो लद्दाख की मुख्तलिफ तंजीमें उनकी कई मुतालबात हैं, और सबसे बड़ा मुतालबा इनका यही है कि 6th शेड्यूल दिया जाए। साथ ही साथ वो रियासत का भी मुतालबा करते हैं कि लद्दाख जो इस वक्त यूटी है इसको रियासत का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ उनका मुतालबा ये है कि यहाँ पे जो
पार्लियामेंट सीट है इसको डबल किया जाए, एक ही सीट है इसको 2 सीटें दी जाए, और साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मुतालबा है। तो कई मुतालबात इन लीडरान के हैं या जो केपीए एपेक्स बॉडी और इनके ये मुतालबात है, और इस हवाले से अब अहम पेशरफ्त 7 जनवरी को होने वाली है, जहां पे एमएच को ये एक मेमोरेंडम सौंपेंगे जिसमें ये अपने मुतालबात का जिक्र करेंगे, और फिर इम्कान ये है कि 7 तारीख के बाद इनकी मीटिंग भी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ हो सकती है, जिनमें इनके जो मुतालबात है उस पर गौर खोज किया जा सकता है। अब बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताते चलें, वो दिसंबर का महीना था पिछले साल का, अब वो नया पुराना साल हो चुका है, और दिसंबर की तारीख थी 23 की, और 4 दिसंबर की तारीख थी, 2023 का साल था, और 4 दिसंबर की तारीख को एक मीटिंग भी एमएचए और लद्दाख की जो लद्दाख करगिल डेवलपमेंट जो है और लद्दाख एपेक्स बॉडी है उनके दरमियान जो मीटिंग हुई थी, और जो लद्दाख की आवाम का बड़ा मुतालबा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया था, जम्मू कश्मीर से अलग करके उसको यूटी बनाया गया था, और उसके बाद कई उनकी डिमांडें थी उनकी, चूंकि लद्दाख को यूटी विदाउट पार्लियामेंट बनाया गया है, तो उसके बाद लद्दाख के लोगों की कई डिमांड्स थी, और इन डिमांड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि लद्दाख को जो ऑटोनॉमी एक तरह से वो कहते हैं 6 शेड्यूल जो उनका है, उनकी बहुत सी दफात है, उनमें एक तो यही है कि वहाँ किसी को भी जो लैंड वगैरह है वो खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको 2 किया जाए, चूँकि लद्दाख को सिर्फ एक इस वक्त पार्लिमानी नशस्त है तो उसको 2 किया जाए, और फिर उनके जो राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और स्टेट की मांग भी वहाँ से उठ रही है। काफ़ी दौर चल पड़े हैं इस बातचीत के, और कई दौरों के दौरान जो दिल्ली और लद्दाख के दरमियान जो वहाँ के एपेक्स बॉडीज़ उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला है। कासिम इसाक है हमारे साथ वहाँ से लद्दाख से। मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मोहम्मद इसाक मौजूद हैं। जिस तरह अभी हमारे यहाँ लद्दाख और कश्मीर के कनेक्शन में नेटवर्क का प्रॉब्लम यूजुअली रहा है, माजी में भी रहा है, अभी वो ठीक नहीं हुआ है यूटी बनाने के बावजूद भी, फिर भी हम कोशिश करेंगे फ़ोन लाइन पे उनसे रब्ता कायम करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। क्या खबर है आपके पास, क्या बता रहे हैं लद्दाख के एपेक्स बॉडी और दिल्ली की जो बैठक होने जा रही है, क्या क्या खास इस पर चर्चा होने जा रही है? जी सर, हम आपको बता दें लद्दाख जो बात कर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में 2 बॉडीज बना है, एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और 4 दिसंबर को काफी लंबे अरसे के बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ, एमओएस होम के साथ एक मुलाकात हुआ था, और उस मुलाकात में खासकर ये तय हुआ था कि आने वाले वक्त में जब जो हाई पावर्ड कमेटी बना है लद्दाख के अंदर, जो दिल्ली यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में हिस्सा लेंगे, डिस्कशन और डिलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे, वो हाई पावर्ड कमेटी जो कि एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों पर मुश्तमिल है। तो आपको बता दें इसमें सीईसी ले, सीईसी करगिल और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख, और इसका जो हेड हैं वो एमओएस होम नीति आनंद राय हैं। तो 4 तारीख को ये कहा गया था कि आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होगा वो जल्द से जल्द होगा, और उस वक्त जो है ज्वाइंटली रिटर्न में जो डिमांड्स हैं वो पेश करें। और अब जरा के हवाले से ये खबर मिल रही है कि एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है जो ड्राफ्ट हैं वो लगभग जो है तैयार कर चुके हैं, और आने वाले समय में जल्द से जल्द यूनियन गवर्नमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के सामने। और इसमें खासकर आपको बता दें जिस तरह से 4 पॉइंट एजेंडा है, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, अनएम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज हैं, और खासकर जो हमारे लेह और करगिल में अलग से लोकसभा सीट्स की मांग किया जा रहा था, तो उसमें 6 शेड्यूल के ऊपर कहीं न कहीं जो है चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से क्लियरली हमें ये देखने को मिल रहा है कि लद्दाख के लिए जो लैंड, कल्चरल और जॉब प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं 6 शेड्यूल के जगह पे, तो इसी के तनाजुर में कहीं न कहीं 6 शेड्यूल में चेंज आ सकता है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो वही रह सकता है। फिलहाल ये रिप्रेजेंटेशन और जो रिप्रेजेंटेशन अब सबमिट करेंगे यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास, तो उसके बाद ये हमें आया होगा कि किस तरह की रिप्रेजेंटेशन इस बार लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दी है, और उस रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आने वाले वक्त में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में क्या डिसीजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दें लोकसभा इलेक्शन काफी नजदीक हैं, और
लद्दाख के अंदर लोगों की भी आवाज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेके, 6 शेड्यूल स्टेटहुड और बाकी जो डिमांड्स, अनएम्प्लॉयड की डिमांड्स, उनको लेके लोगों की भी डिमांड्स, लोगों की भी नजर है यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर। जी जो है जिस तरह आपने डिमांड्स की बात की और इन डिमांड्स में उनको 2 सीटों की वो डिमांड करें, बातचीत अगर हो भी जाती है, कंक्लूजन पे पहुंच भी जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है डीलिमिटेशन कमीशन 2026 तक सीज है, यानी अब डीलिमिटेशन 2026 तक हो नहीं सकती है। तो उसमें अगर लद्दाख को दूसरी सीट देनी है तो वो डीलिमिटेशन में ही कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो पॉसिबल, कानूनी तौर पे ये पॉसिबल अभी है नहीं, तो क्या ये जो बड़ा मुद्दा है कहीं बातचीत पे रोड़े तो नहीं अटका सकता है? मुद्दे तो कई सारे हैं, जिनमें खासकर अगर हम दोनों डिस्ट्रिक्ट को स्टेटहुड, दोनों डिस्ट्रिक्ट को लोकसभा सीट्स की मांग किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी डिमांड्स हैं। जिस तरह से स्टेटहुड की डिमांड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, तो अगर गवर्नमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की जो डिमांड है, गैजेटेड पोस्ट के हवाले से जो रिक्रूटमेंट होना है उसकी डिमांड अहम है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शायद यानी स्टेप बाय स्टेप डिमांड को फुलफिल करते आता है तो यकीनन लोगों के लिए एक, और खासकर जो यूथ के लिए एक तवक्को रह सकता है। इस बार चूंकि अभी गैजेटेड पोस्ट के हवाले से रिक्रूटमेंट होना अभी बाकी है और गैजेटेड पोस्ट को लेकर एलआरसी को एक्सटेंड करने की मांग किया जा रहा है। लद्दाख के अंदर पीआरसी, अगर हम कहें जैसे पब्लिक सर्विसेज, पीएससी लद्दाख के अंदर नहीं है। इससे पहले जेकेएस में इंडक्शन हुआ करता था, अब लद्दाख के लोग जेकेएस में एलिजिबल नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज से शुरू करते हुए बाकी इश्यूज तक पहुंचने में कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत अगर इन इश्यूज को लेके हल करते हुए एक शुरुआत हो जाता है तो यकीनन लोगों को उम्मीद रहेगा इसमें गवर्नमेंट को। आपने इंतखाबात की बात की कि लोकसभा इंतखाबात आने वाले हैं, तो इंतखाबात से पहले ये मीटिंग कितनी अहमियत की हामिल है और क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो इश्यूज है केपीएक्स, एपेक्स बॉडी के या केडीए के, क्या इन पर मोहर साबित हो सकती है? जिस तरह से 4th राउंड ऑफ, जिस तरह से 4 दिसंबर को इससे पहले एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का यूनियन गवर्नमेंट के साथ दिल्ली में मुलाकात हुआ था और वहां पे एक अच्छे, जिस तरह से वहां से आउटपुट आया था कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में मीटिंग्स मुकम्मल हुआ और वहां से यूनियन एमओएस नित्यानंद राय ने यह आश्वासन यकीन दहानी दी थी कि आने वाले समय में आपके इश्यूज के ऊपर गौर किया जाएगा। तो उस हिसाब से जो एपेक्स और केडीए दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इश्यूज के ऊपर अच्छे से गौर किया जाएगा। सवाल जो लास्ट में मैं जानना चाहूंगा आपसे, और ये जरूरी सवाल मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि जब भी कोई सरकार होती है वो अपने आप को स्मूथली चलाने के लिए अवामी मुद्दों के बीच में कभी कभी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती रहती है। और लद्दाख में चूंकि लद्दाख और करगिल में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि उसमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी चल रही है। क्या अगर उसके कोई कामयाब होने के चांसेस हैं, डिवाइड एंड रूल यानी लद्दाख और करगिल के बीच में, लेह और करगिल के बीच में कुछ डिफरेंसेस पैदा की जाएं और ये एपेक्स बॉडीज वगैरह अलग अलग हो जाए अपने मुद्दे लेके? जी आपको बता दें, खासकर लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करे, दोनों बॉडीज एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म के साथ यूनाइटेडली लद्दाख के हवाले से कई सारे इश्यूज लेके सामने आए हैं। तो इसी के चलते एक तवक्को है कि लद्दाख के अंदर जो डिफरेंसेस रहता है, जिनमें खासकर जब भी लोकसभा इलेक्शन होता था उस वक्त लेह वर्सेस करगिल हमें देखने को मिलता है, या कई सारे मौकों पे हमें और भी जो है इश्यूज देखने को मिलता है। तो उनका कहना है कि जब इस तरह की डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेंगे तो एक तो दोनों रीजन्स में एक जिस तरह से लद्दाख कम्युनल हार्मोनी के लिए, पीस के लिए पूरे देश और दुनिया भर में माना जाता है, वो आगे बढ़ेंगे, उसमें इजाफा होगा और साथ ही साथ लद्दाख की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है और यूनियन गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मिल सकता है। जी है उस गोल का, लेकिन क्या बीजेपी भी इसमें लद्दाख की जो ऑटोनॉमस ये बॉडीज हैं, लद्दाख करगिल डेवलपमेंट अलायंस वगैरह, इनके साथ में, या बीजेपी अलग से अपना कोई प्रोग्राम चला रही है? बीजेपी यकीनन अलग है। पहले कुछ टाइम बीजेपी का साथ देखने को मिल रहा था लेह के अंदर, लेकिन इसके बाद अब लद्दाख के अंदर बीजेपी के अलावा बाकी जो सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके इन 4 डिमांड्स को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि लद्दाख को
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के पॉइंट को आगे लेते हुए आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लद्दाख को दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के तहत लद्दाख को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा, ये बीजेपी का कहना है। बहुत शुक्रिया मामद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया मामद इसाक। हमें करगिल से लद्दाख से ज्वाइन किए हुए थे और लद्दाख का जो बड़ा मामला है, लद्दाख के लोगों की एक बड़ी डिमांड है 5 अगस्त के बाद, उसमें उन्हें स्टेटहुड की डिमांड है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वो बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की वो बात करते हैं और उन गारंटीज में बहुत से मुद्दे, पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड है, वहाँ की लैंड प्रोटेक्शन है, जॉब प्रोटेक्शन है और स्टेटहुड के साथ साथ जम्मू, लद्दाख और करगिल, लेह और करगिल 2 इलाकों को अलग अलग से पार्लिमानी निशस्तों की भी वहाँ पे डिमांड है। तो इन डिमांडों के बीच में वहाँ का जो गठजोड़ हुआ है, अलायंस हुआ है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलायंस हुआ है। चूंकि गोल सबका एक है, बड़ा गोल है, तो उस गोल के लिए सब कोशिश करें। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं सलाम जेके हमारे साथ, आप सनम के साथ देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद। लेकिन अभी प्रोग्राम जारी है, जाइएगा नहीं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे, जंगलात का हाल अहवाल भी बताएंगे, माहौल की बात भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।